तो बच्चों वेलकम टू सेफन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने है ना रेप्लिकेशन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस तीनों पढ़ लिए हैं। ठीक, और अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देखते हैं कि in the preceding sections you have learned that it is the sequence of base in DNA that determine the genetic informations of given organisms। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि कौन सा डीएनए का जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस क्या है, वो आगे चल के कौन सा फिनोटिपिक चेंजेस या फिर जीनोटिपिक चेंजेस लाएंगे। इस चीज का डिटर्मिनेशन स्कोर करते हैं डीएनए का सीक्वेंसेस। ठीक है, इन द अदर वर्ड genetic makeup of an organisms or individuals lie in DNA sequences। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप जो है ऑर्गेनिजम्स का, मतलब कि वो दिखता कैसे है, उसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, ये किस में होता है, किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए के सीक्वेंस के अंदर होता है। कि कोई जायगोट है ना, वो आगे चल के कैसा दिखेगा, है ना, वो हाथी दिखेगा, पेड़ पौधा, है ना, मैंगो, पीपल, ह्यूमन, क्या बनेगा, उसका जेनेटिक मेकअप जो है ना वो डिसाइड करता है। यहाँ पे देखते हैं if two individuals differ then their DNA sequence should also be different at least some place, है ना। अगर दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उन दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंस जो है ना, कम से कम कुछ जगह पे तो होना ही चाहिए। उसके डीएनए सीक्वेंस के कुछ जगह पे डिफरेंस होना चाहिए, तब वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से डिफरेंस हैं। These assumptions led to quest of finding out the complete DNA sequence of human genome। और ये assumptions जो हैं ये एक क्वेश्चंस फ्रेम करता है ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, कि पूरा का पूरा कंप्लीट डीएनए में कौन कौन से सीक्वेंसेस और किस पैटर्न में सीक्वेंस जो है ना वो अवेलेबल है। With the establishment of genetic engineering technologies where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing the human genome was launched in 1990। इन सभी वर्ड में क्या बोला गया है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, है ना। अभी जो नए नए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आया है ना, जेनेटिक टेक्निक with the establishment of genetic techniques where it is possible to isolate, जहाँ पे ये संभव है कि आइसोलेट करना, एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, मतलब कि कोई अगर छोटा का छोटा डीएनए भी है उसे भी क्या करना, क्लोन बनाना, यानी कि उसे बड़ा एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक। और सिंपल एंड फास्ट टेक्निक का अवेलेबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, और डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक बहुत खास प्रोजेक्ट जो है वो सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च इन 1990। जो क्या हुआ, 1919 में ये सीक्वेंसेस लॉन्च हुए। ठीक, बहुत सारे चीजें हैं जिसके वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो क्या हुए कि अच्छे से हो पाए, है ना। उसके लिए क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारा डेवलपमेंट है, टेक्निक है, वो आया, है ना, जिससे क्या होता है, आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, मतलब पीसीआर के मदद से हम डीएनए के और सारे क्लोन बना सकते हैं। ठीक, और सिंपल एंड फास्ट टेक्निक डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंसेस, और बहुत सारे तरीका हैं, सिंपल एंड फास्ट टेक्निक है जिससे डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट जिसका 1990
1990 में जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इससे क्या बोला गया? मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इफ वी सप्लाई डिफाइन द एम ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ फॉलो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने खर्चे आए होंगे। ह्यूमन जीनोम इज said to have approximately 3 into 10 power 9 base pair। ह्यूमन जीनोम का बात कर रहा है, ना कि पूरे दूसरे भी, सिर्फ एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं उसे जीनोम बोलते हैं। तो उस जीनोम में क्या है? 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर है यहाँ पे, उसके बारे में बात होता है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग द रिक्वायर $3 है ना पर बेस पेयर, और एक बेस पेयर को सीक्वेंस के पता करने के लिए $3 का खर्चा हो रहे हैं। तो द एस्टिमेट कॉस्ट इन द बिगनिंग, ये कॉस्ट जो है शुरुआत में इसे पता किया गया है ना। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन बिगनिंग, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय पर बेस पेयर के लगभग कितने खर्चे होने की संभावना थी? $3 के, है ना। ये बाद की बात नहीं है, जब इनिशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस समय पे ऐसा अनुमान लगाया गया था। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन, और टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आया था? कितना मतलब एस्टिमेट किया गया था? अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। फर्दर, इफ द obtained sequences were to store in a typical form of book, है ना, और जो भी हमारे पास यहाँ पे उसे डाटा मिला, फर्दर इफ वी obtain the sequences were to be stored, जिसे हम स्टोर करेंगे in type of form of book, and if each page of the book contain 1000 letters, है ना, and each book contain 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequences from a single human cell। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक जीनोम का बात हो रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम का बात हो रहा है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम सिंगल ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए का सीक्वेंसेस है उसके इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बुक है जिसमें कि 1000 पेजेस है और ईच पेज में 1000 वर्ड्स, है ना, 1000 वर्ड्स नहीं 1000 लेटर, अगर ईच पेज में क्या होगा 1000 लेटर भी अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसा बुक कितना होगा? 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट ऑल्सो, और इससे जो है बहुत सारे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा मिलेंगे। जनरेट ऑल्सो necessitate to use of high specific communication devices for data storings and retrievals and analysis। मतलब इससे जो डाटा निकलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा होंगे, और ऐसा नहीं है कि उससे 3300 बुक्स जो बनेंगे, नोटबुक्स जो बनेंगे उसे लेकर सिर्फ स्टोर करना है ना। उसका हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? उसका हम लोग यूज कर सकते हैं डिफाइड फॉर डाटा स्टोरेज, है ना, मतलब कि जो उसके लिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। जो डाटा स्टोर तो करेगा वो तो बुक में भी स्टोर हो सकता था, लेकिन उसके बाद उसका रिट्रीवल्स एंड एनालिसिस, और उसका एनालिसिस करने के लिए हमें हाई कम्युनिकेशंस डिवाइस की जरूरत क्या होगी? पड़ेगी। हम लोग बात करते हैं ह्यूमन वाज क्लोजली एसोसिएट विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो क्लोजली एसोसिएट करता था विद द रैपिड डेवलपमेंट न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर रैपिड जो है ना रैपिड डेवलपमेंट होगा एक नया, जिसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नाम दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसका गोल क्या था? गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, गोल्स ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। पहला गोल देखते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, है ना। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये ऐसा मिला, है ना। 20,000 to 25,000 जीन जो है हमारे आइडेंटिफाई किया गया, किसमें?
पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम, एक सेल के अंदर जो जीनोम आता है ना उसमें आइडेंटिफाई किया गया। सेकेंड आता है इसमें डिटर्मिनेशंस, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक्स अप ह्यूमन डीएनए। और ये जो 3 बिलियंस है ना केमिकल बेस पेयर हैं, ठीक है, जो ह्यूमन डीएनए में उसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, इसका गोल था कि पूरे के पूरे सीक्वेंस में इसे एडजस्ट करें। थर्ड गोल इसका देखते हैं, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, और इस इंफॉर्मेशन को सुपर कंप्यूटर की मदद से डेटाबेस में स्टोर करें, जिससे क्या होगा, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, और टूल्स को क्या करें, इम्प्रूव करना है ताकि उससे एनालिसिस अच्छा हो सके। उसके बाद आता है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, और इस तरह के टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में भी क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इससे जो डाटा इनपुट हमें मिला उससे क्या होगा, नए नए सेक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज हो। उसके बाद सिक्स्थ है एड्रेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इशू ELSI दैट में अराइजेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट होने से जो इथिकल सोशल एंड द लीगल इशू जो आए हैं, है ना, उसे भी टैकल करना था। तो ये गोल था किसका, HGB ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड। 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, है ना। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कोऑर्डिनेट किसके द्वारा किया गया था, US डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके आगे देखते हैं, ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स द SGP, अर्ली ईयर्स ऑफ SGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अर्ली, द वेलकम ट्रस्ट, है ना, जब अर्ली इनिशियल डेज था, द वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK बिकम ए मेजर पार्टनर, जिससे क्या होगा, वेलकम ट्रस्ट जो था UK का वो मेजर पार्टनर बना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एडिशनल कंट्रीब्यूशंस, और भी कंट्रीब्यूशंस आए फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स, और भी बहुत सारे कंट्री से एडिशनल सपोर्ट्स आए। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, प्रोजेक्ट जो हुआ वो कंप्लीट हो गया कब, 2003 में, 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। मतलब कह रहा है ये कि जब ये खत्म हुआ उसके बाद नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस, इससे जो हमें नॉलेज मिला कि DNA के वेरिएशन से, है ना, अमंग इंडिविजुअल्स के अमंग कैन लीड रिवोल्यूशनरी न्यू वेज ऑफ डायग्नोस, है ना। यहाँ पर हमें पता चला कि जैसे किसी को कैंसर हुआ तो हो सकता है कि उसमें DNA में वेरिएशंस आने की वजह से कैंसर हो, तो ये एक नया डायग्नोस्टिक है ना एरिया खोला, जिस वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट द, और उसे ट्रीट कर सकते हैं या कभी प्रिवेंट कर सकते हैं, द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, है ना, जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है, इस तरह के डिजीज को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms' DNA sequences can lead to an understanding of natural capabilities that can apply toward solving challenges of healthcare, agriculture, energy production, environmental medications। यहाँ तक कि ना ही सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी को समझना था, है ना, ये तो समझ ही लिए, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोगों ने ज्ञान हासिल किया। DNA सीक्वेंसेस कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज, है ना, इस DNA सीक्वेंसेस से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज क्या है उसके बारे में भी उसको भी समझ सकते हैं। दैट कैन अपील्ड टुवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, और हो सकता है कि उससे हेल्थ केयर में जो चैलेंजेज है उसे सॉल्व किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेज है उसे सॉल्व किया जा सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल रिमेडिएशंस में भी उसका हेल्प लिया जा सकता है, इस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को देखते हुए कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है ना।
अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैपेबिलिटीज है उसे प्रोड्यूस करने का, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं ह्यूमन के लिए या फिर एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशंस में उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, Coenobacterius elegans, a free-living non-pathogenic nematodes, Drosophila, प्लांट, राइस एंड एरिप्डोसिस, है ना। प्लांट में कौन कौन हो गए, राइस हो गए एंड एरिप्डोप्सिस हो गए। प्लांट में दो हो गए, राइस एंड एरिप्डोप्सिस, है ना। ड्रोसोफिला हो गए एंड कैनोहैबिटिस एलिगेंसिस, ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमोटिड्स हो गए, ईस्ट हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स का भी हमने क्या किया, डीएनए का सीक्वेंसिंग किया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेथोडोलॉजीज के बारे में। द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेज, इसमें दो अप्रोच लिया गया। वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए, है ना, रेफर्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब कि उस जीन को आप सीक्वेंसिंग करो जो क्या कर सकता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या नाम दिया गया, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी का नाम दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ईएसटी का नाम दिया गया। The other took the blind approaches to simply sequencing the whole genomes that contain all the coding and non-coding sequences and later assigning different region in sequences with functions, a term referred to as the sequence annotations। मतलब दूसरा ये तरीका, पहला ये तरीका कि जितने भी एमआरएनए प्रोड्यूसिंग जीन है उसका आप सीक्वेंसिंग कर लो। दूसरा सीक्वेंसिंग कर लो कि पूरा का पूरा शुरू से लेके अंत तक जो भी डीएनए का सीक्वेंसेस है उसको कॉपी करो, है ना। उसके बाद में उसमें क्या करो, असाइन कर दो डिफरेंट रीजन में उस सीक्वेंस के अंदर एंड विथ फंक्शंस, उस रीजन को डिफाइन कर दो और उसके साथ उसका फंक्शन भी डिफाइन कर दो। ये टर्म रेफर टू एज सीक्वेंस एनोटेशंस, और उस सीक्वेंस एनोटेशंस करने की टर्म को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशंस। फॉर सीक्वेंसिंग, है ना, फॉर सीक्वेंसिंग the total DNA from the cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller size, है ना। पूरे सीक्वेंस करने के लिए क्या किया गया कि डीएनए को क्या किया गया, निकाला गया सेल के अंदर से और उसे डिफरेंट फ्रेगमेंट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया गया। Recall DNA is a very long polymers and there are technical limitation in sequencing a very long piece of DNA। हम जैसे कि हमें पता है कि पूरा का पूरा अगर डीएनए सीक्वेंस एक बार खोला जाए तो 2.2 मीटर के अप्रोक्स होगा, और इतने बड़े डीएनए को, है ना, एक साथ सीक्वेंसिंग करना जो है ना वो डिफिकल्ट है, हमारे टेक्निकल लिमिटेशंस है। मतलब इतने बड़े डीएनए को सीक्वेंसिंग एक साथ नहीं कर सकते। ठीक। एंड क्लोन्ड इन ए सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स, और उसे ब्रेक करने के बाद उसका क्या किया गया, क्लोनिंग किया गया, उसका मतलब बहुत सारे सेम डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया गया स्पेशलाइज्ड वेक्टर की मदद से। द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विथ ईच, ताकि उसे आसानी से क्या कर सके, सीक्वेंसिंग कर सके। इसीलिए उस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया गया, पहले तो तोड़ा गया और हर एक फ्रेगमेंट को क्या किया गया, बहुत सारे उसका कॉपी बनाया गया। ठीक है। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, और इसमें जो होस्ट का यूज किया गया था वो क्या था, कॉमनली बैक्टीरिया था या फिर ईस्ट था। एंड द वेक्टर्स वेयर कॉल्ड बैक, है ना, उसे क्या बोला गया, बैक बोला गया या फिर एक बोला गया, और उस वेक्टर्स को क्या बोला गया, एंड द वेक्टर्स वेयर कॉल्ड एज बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक और एक नाम दिया गया उसका, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। द फ्रेगमेंट वेर सीक्वेंस यूजिंग automated DNA sequencers that work on principle of method developed by Frederick Sanger। अब ये जो फ्रेगमेंट है उसका जो सीक्वेंसिंग हुआ है ना, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, अपने आप, है ना, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन्स है, वो क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर सकता है कि सीक्वेंसिंग करेगा
वर्क ऑन द प्रिंसिपल मेथड डेवलप बाय द फ्रेडरिक सेंगर, और ये काम करता है किस मेथड पे, जो डेवलप किया गया था फ्रेडरिक सेंगर के, मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा जो मेथड डेवलप किया गया उस पे ये काम करता है। Remember, Sanger is also credited to develop method for determination of amino acid, और यही वो सेंगर है जो क्रेडिट टू डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड का सीक्वेंसेस है यही वो डिफाइन किए थे कि कौन सा एमिनो एसिड जो होंगे वो कब लगेंगे। ठीक है, उसमें डीएनए प्रोटीन के अंदर क्या क्या सीक्वेंसेस एमिनो एसिड के अंदर। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them, और ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो भी सीक्वेंसेस नोटेशन हमें आया उसे एक साथ ऐड करने में हमें क्या मदद मिला, किससे, बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं इन सभी के बीच में, जहाँ जहाँ से फ्रेगमेंट हुआ ना उसके बाद ओवरलैपिंग रीजन होते हैं। जैसे कि अगर एडेनिन है तो लगातार एडेनिन 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 चल रहा है, तो इस तरह से उसे देखकर उसका सीक्वेंसिंग इस तरह से किया जाता है। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, और इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जो होते हैं उसे हमें उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सीक्वेंस करने के लिए, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स मिलेगा उसके बाद ही ना उस दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, और इस तरह का अलाइनमेंट जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड पॉसिबल्स देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर डेवलप, इसीलिए इसमें क्या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो है डेवलप किया गया। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. These sequences were subsequently annotated, है ना, ये sequences ये जो है sequence were subsequently annotated and were assigned to each chromosome, और हर एक क्रोमोजोम के लिए अलग अलग असाइन किए जाते हैं। The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006, हालांकि ये प्रोजेक्ट 2003 में बंद हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन क्रोमोजोम 1 का जो सीक्वेंसिंग का पूरा एक पैटर्न आया वो क्या हुआ, 2001 में आया। दिस वाज लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोजोम्स, और ये सबसे क्या था, लास्ट वाला ह्यूमन क्रोमोजोम था। दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोजोम्स, 22 ऑटोजोम एन एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस्ड। तो ये ह्यूमन क्रोमोजोम जो सबसे लास्ट में आया वो कौन था, क्रोमोजोम 1 था, जो 2006 में कंप्लीट हुआ। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on genomes, और अगर दूसरा चैलेंज क्या था कि असाइन करना था कि द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन जीनोम, जेनेटिक और फिजिकल मैप जो था जीनोम पे इसे असाइन करना था। इसके लिए क्या किया गया, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशंस ऑन polymorphisms of restrictions, endonuclease recognition sites, and some repetitive DNA sequences known as microsatellite on the applications of polymerizations in repetitive DNA sequences. This shall be explained in the next section of DNA fingerprinting, है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें मिनी सैटेलाइट पाया जाता है जिसमें कि बहुत सारे डीएनए का सीक्वेंसेस जो होते हैं ना वो लगातार एक ही सीक्वेंस जो होते हैं ना वो बार बार रिपीट होता है। देयर वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ठीक, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की मदद से जो पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होता है, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है ना, इसके मदद से ये असाइन किया जाता है कि यहाँ पे जेनेटिक कोड एंड फिजिकल मैप्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम्स का बात करते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आर, द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर, मतलब कि पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम में
3164.7 मिलियन बेस पेयर पाया गया। द एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसेस। एवरेज जीन जो है वो 3000 बेस में ही काम कर लेते हैं, बट साइज वेरी ग्रेटली, और साइज जो है इसका बहुत डिफरेंट होता है। विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन आर डिस्ट्रोफिन। 2.4 मिलियन बेसेस इसमें पाए जाते हैं। लार्जेस्ट जो है वो क्या है, 2.4 मिलियन बेस इसमें पाए जाएंगे। The total number of gene is estimated as 30,000, much lower than the previous estimated। मतलब इसमें जो 20,000 से लेके 25,000 तक का जीन का बात किया गया, ठीक है, और लेकिन पहले एस्टिमेट किया गया था कि कितना जीन होगा, तो इसमें पता चला 80,000 टू 1,40,000 के अप्रोक्सीमेट जीन जो होंगे वो होंगे। ऑलमोस्ट ऑल 99% जो न्यूक्लियोटाइड बेस वर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। जितने भी लोग हैं उसमें क्या है, 99% जीन जो है वो सभी में क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली सेम इन, और सभी में क्या है, सेम है। जितने भी सीक्वेंसेस हैं सभी क्या है, सेम है। द फंक्शन ऑफ अननोन फॉर ओवर 50% आर डिस्कवर्ड ऑफ द डिस्कवर जीन। मतलब जितने भी जीन डिस्कवर हुए उसमें से 50% से ज़्यादा जीन के बारे में हमें उनका फंक्शन जो है वो पता ही नहीं है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, और उसमें से लेस देन 2%, पूरे के पूरे जीनोम में लेस देन 2% जीनोम ऐसा है जो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। रिपीटेड सीक्वेंसेस में मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है वो बहुत लार्ज पोर्शंस में अवेलेबल हैं। Repetitive sequences are the stretch of DNA sequences that are repeated many times, है ना, sometimes 100 और 1000 times। जो repeated sequences है वो 1000 times 100 times भी repeated है। They are thought to have no direct coding function, और ऐसा सोचा गया कि उसका direct coding functions में कोई काम नहीं है। but they shed light on chromosome structures, dynamic and evolutions। लेकिन वो बताते हैं कि कैसे डायनामिक दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, डायनामिक एंड इवोल्यूशन, और उसमें वो बताते हैं कि कैसे डीएनए के अंदर इवोल्यूशन हुआ। हालांकि वो किसी भी तरह के का क्या जीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट उसके अंदर जो हम देखते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर्स, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशंस के बारे में हमें पता चलता है। बात करते हैं क्रोमोजोम 1 हैज मोस्ट जीन। 2968 जीन जो है वो क्रोमोजोम नंबर 1 के पास है। 2968 जीन जो है 2968 जीन जो है वो क्रोमोजोम नंबर 1 के पास है। एंड द Y हैज फीवर 231। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डिफरेंस है। जहाँ पे क्या हुआ, 1.4 मिलियन ऐसे जगह पाया गया जहाँ पे क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ना differences पाए जा रहे हैं। pronounced to SNPs occur in human। This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history। इसका मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस, कि किस एरिया में है ना कौन सा डिजीज लोकेट हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आने की वजह से डिजीज लोकेट कर सकते हैं, कहाँ होता है, उस एरिया को पता करना। एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, और ह्यूमन का हिस्ट्री कैसा हुआ, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इस चीज का पता कर सकते हैं। एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, इसके बारे में देखते हैं। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस will define research through the coming decades, leading or the understanding of biological systems। This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists and various disciplines in both the public and private sector and worldwide। और इस तरह की चीजें पता करने के लिए इसमें 10 टेंस ऑफ थाउजेंड, मतलब कि 10,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट जो होंगे वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग फील्ड के, इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट impact of having the HG sequences may well be enabling the radically new approaches of biological research। इससे क्या हुआ, एक नया बायोलॉजिकल रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडी वन ऑफ
ऑफ द फ्यू जीन्स एट ए टाइम। पहले एक जीन के बारे में स्टडी कर सकते थे। विथ होल जीनोम सीक्वेंसिंग ए न्यू हाई थॉट पुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली एंड ऑन ए मच ब्रॉडर स्केल। जहाँ पहले एक जीन के बारे में बात किया जाता था, अब पूरे के पूरे स्केल्स के बारे में बात करते हैं। दिस कैन स्टडी ऑल द जीन इन जीनोम्स। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी जीन है जीनोम में, सभी के बारे में एक साथ पढ़ा जा सकता है ना। ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन ए पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गेन, जितने भी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या फिर ऑर्गेन में या फिर ट्यूमर क्यों हो रहा है। एंड हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन, है ना, दसियों एंड हजारों जीन जो होते हैं, एंड प्रोटीन वर्क्स टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और ऑर्केस्ट ए केमिस्ट्री इन लाइफ। और ये दर्शाता है, ऑर्केस्ट मतलब कि एक दिखा रहा है ना, ऐसे दिखा रहा है कि कैसे लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व करता है ना। ऑर्केस्ट मतलब ये दिखाना होता है कि एक तरीका से बता रहा है कि हमारे लाइफ के अंदर केमिस्ट्री कितने हद तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे अगले अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।